वेलकम टू दिस लेसन। सो दिस इज आवर पीवीबी मॉड्यूल सी एंड डी क्विक रिवीजन। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पीवीबी के मॉड्यूल सी और डी को क्विकली रिवाइज करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने यूनिट 42 से। सो इन द नेक्स्ट 40 to 45 मिनट्स आई विल प्रोवाइड यू क्विक रिवीजन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट विच आर कवर्ड इन मॉड्यूल सी एंड डी। और दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कवर करते हैं, दोस्तों सबसे पहले हमें डिस्कस करना है स्टैंडअलोन और मल्टी यूजर सिस्टम में डिफरेंस। यूजेज में दोस्तों स्टैंडअलोन एक सिस्टम एक पर्सन के द्वारा यूज किया जाता है। प्रोसेसिंग एनालिसिस ऑफ डाटा, इक्विपमेंट कॉस्ट इज लो, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी लेस कॉम्प्लिकेटेड, ऑपरेशनल ट्रेनिंग इजी, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल बेटर, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी लो। तो फिर दोस्तों मल्टी यूजर सिस्टम का यूजेज क्या है, बहुत सारे लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग दोस्तों प्रोसेसिंग होता है, डाटा एनालिसिस होता है, इक्विपमेंट कॉस्ट हाई होता है, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऑपरेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर होता है एडवांस ट्रेनिंग का, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल दोस्तों डिफिकल्ट होगा कंट्रोल करने का, फिर प्रोसेसिंग स्पीड फास्टर होता है, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी हायर होता है। दोस्तों बात करें रीजनल लेवल पे, सर्कल या जोनल लेवल पे, तो टास्क है कंट्रोल ओवर ब्रांच फंक्शनिंग एंड डेटा कलेक्शन, ब्रांच प्रोफाइल, क्रेडिट मॉनिटरिंग, पर्सनल डेटा मैनेजमेंट। हेड ऑफिस दोस्तों बैंक लेवल प्लानिंग करता है, कंट्रोल फंक्शन एंड पॉलिसी डिसीजन, फंक्शनल एरियाज, एप्लीकेशन एरियाज, इन्फॉर्मेशन जनरेशन फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। दोस्तों बात करें टास्क एट रीजनल जोनल ऑफिस, तो ब्रांच प्रोफाइल, क्रेडिट मॉनिटरिंग, पर्सनल डाटा मैनेजमेंट। हेड ऑफिस पे क्या टास्क होता है दोस्तों, ऑपरेशन प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस सर्विस, फंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक्सेट्रा। दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के इंपॉर्टेंस की बात करें, इट इज एसेंशियल फॉर अनइंटरप्टेड सर्विस डिलीवरी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स की बात करें, एलएएन, लैन, लोकलाइज एरिया नेटवर्क, कंपोनेंट ऑफ लैन, कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस, पेरिफेरल नोड्स। नेटवर्क अडेप्टर दोस्तों यूज़ किया जाता है ताकि एक कॉमन मीडियम को शेयर कर सके कनेक्टेड नोड्स के बीच में। सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या होता है दोस्तों, स्टार और ट्री टोपोलॉजी के बेस पे होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल क्या होता है, रिंग और बस टोपोलॉजी के बेस पे होता है। पैकेट स्विचिंग एक मेथड है कि हम ऑपरेशन का एक मेथड होता है ताकि हम डेटा को ट्रांसफर कर सकें ओवर द नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, एक तरह का इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो कि डेटा को शेयर करता है, हार्डवेयर शेयर करता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्स शेयर करता है। एक लैन एक नेटवर्क होता है जो कि कंप्यूटर को लिंक करता है और पेरिफेरल को लिंक करता है किसी लोकलाइज एरिया में। नेटवर्क प्रोटोकॉल दोस्तों एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं ताकि हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में। मैसेज फॉर्मेट कंट्रोल करना, मैसेज एक्सचेंज और एरर इन ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। ईथरनेट एंड टोकन रिंग आर कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर एलएएन। दोस्तों नेटवर्क डिवाइस की बात करें, जैसे हब हो गया, स्विचेस हो गया, ब्रिज हो गया, रूटर्स हो गया, इन सभी को यूज़ किया जाता है मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को रूट करने के लिए। फायरवॉल जो है मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। दोस्तों मॉडम्स एंड मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मॉडम डिजिटल डेटा को एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ताकि टेलीफोन या रेडियो में ट्रांसमिट हो सके। मल्टीप्लेक्सर जो है डिजिटल या एनालॉग सिग्नल को भेजता है हायर स्पीड पे किसी सिंगल लाइन में और रिकवर करता है सेपरेट सिग्नल एट द रिसीवर एंड। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों कुछ कंप्यूटर को सेटअप करता है एज अ होस्ट और सर्वर एंड सम एज क्लाइंट फॉर सर्विस एज प्रिंटर एंड फाइल शेयरिंग। लैन का इंपॉर्टेंस की बात करें तो लैन इंपॉर्टेंट है ब्रांच लेवल कंप्यूटराइजेशन के लिए बैंकों में, खासकर फ्रंट ऑफिस टास्क के लिए जैसे क्लाइंट मशीन विद ऑनलाइन डेटा एंट्री एंड अपडेट। लैन का एडवांटेज की बात करें तो सिंगल विंडो कंसेप्ट है, रिसोर्स शेयरिंग होता है, कोई डेटाबेस का डुप्लीकेशन नहीं होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड से सॉफ्टवेयर है दोस्तों, हाईली सिक्योरिटी हायर सिक्योरिटी रिस्क होता है, हायर मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन की बात करें तो डायलअप नेटवर्क, सैटेलाइट लिंक, माइक्रोवेव लिंक। टेलीकम्युनिकेशन मीडिया है दोस्तों, टेलीफोन लाइन, रेडियो वेव्स, डिश एंटीना। यूपीएस की बात करें तो एक ऑनलाइन यूपीएस होता है, ये क्या करता है दोस्तों, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वाइस वर्सा। ये पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर को बैटरी के माध्यम से, यदि पावर फेलियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक चेंज ओवर कर देता है पावर सप्लाई का बैटरी टू मेन्स एंड वाइस वर्सा। ऑफलाइन यूपीएस दोस्तों सेपरेट बैटरी चार्जर होता है, इन्वर्टर होता है ताकि अपने जॉब को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करे। ये बैटरी को चार्ज तभी करेगा जब पावर अवेलेबल होगा मेन के माध्यम से। कोर बैंकिंग क्या होता है, सेंट्रलाइज बैंकिंग कंप्यूटराइजेशन मॉडल होता है। इसका कंपोनेंट है रियल कस्टमर बैंकिंग मॉड्यूल्स, डिपॉजिट, लोन, बिल, रेमिटेंस, स्टेट फाइनेंस, फॉरेक्स मॉड्यूल, गवर्नमेंट बिजनेस मॉड्यूल, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड सर्विस ब्रांच मॉड्यूल, इनहांस एमआईएस मॉड्यूल फॉर बिजनेस। सो दोस्तों before moving forward, if you want such type of PDF, such type of video, such type of MCQs PDF which contains almost 5 to 10 MCQ from each pages of Macmillan book, you can WhatsApp me on number shown on the screen. We have dedicated JIB course which is totally completed. हमने अपने JIB के पूरे सिलेबस कंप्लीट किए हैं और उसका कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। डिटेल जानकारी आप उस स्लाइड पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि आपका कोर बैंकिंग का बेनिफिट्स क्या है। कोर बैंकिंग के लिए प्राइमरी डेटा सेंटर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, स्किल पर्सनल और डिजास्टर रिकवरी साइड की रिक्वायरमेंट होती है। डेटा वेयर हाउसिंग क्या करता है दोस्तों, हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड मैनर में, जो कि सूटेड रहता है ओएलपी इन्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि डेटा को स्टोर कर सके हेटेरोजेनस सोर्सेज से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए। डेटा माइनिंग में क्या होता है, डेटा वेयर हाउस को यूज़ किया जाता है ताकि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर सके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए। डेटा वेयर हाउस डेटा माइनिंग में क्या डिफरेंस है, तो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन किया गया है ताकि सपोर्ट कर सके बिजनेस इंटेलिजेंस को और एनालिटिक्स को इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा वेयर हाउस कहते हैं। डेटा माइनिंग एक प्रोसेस
प्रोसेस होता है कि ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, पैटर्न फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे लास्ट डेटाबेस में, ताकि रिवील कर सके स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन जो कि हिडन है डेटा वेयर हाउस में। डेटा वेयर हाउस ड्राइव होता है वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज, इसके अंदर एप्लीकेशन, लॉग फाइल, ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन, ये सभी आते हैं। जबकि आपका डेटा माइनिंग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं जो भी डेटा आपके डेटा वेयर हाउस में स्टोर है, इससे बैंक जो है कैपिटलाइज कर सकेंगे अपने इन्वेस्टमेंट पे इन कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजिंग डेटा वेयर हाउस। दोस्तों डेटा वेयर हाउस के अंदर बहुत सारे डेटाज होते हैं, इसमें हिस्टोरिकल डेटाज भी आते हैं, जबकि डेटा माइनिंग में दोस्तों आपको इंसाइट प्रोवाइड करता है कस्टमर बिहेवियर का, लार्ज टारगेटेड मार्केटेड फोर्स का। दोस्तों डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन है कि वो हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करेगा सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, नॉन वोलेटाइल और टाइम वेरिएंट मैनर में। डेटा मार्ट्स दोस्तों सिंपलेट फॉर्म डेटा वेयर हाउस होता है जो कि फोकस करता है सिंगल सब्जेक्ट या लाइन ऑफ बिजनेस, ड्राइंग डेटा फ्रॉम फ्यूअर सोर्स दैन डेटा वेयर हाउस। डेटा लेक दोस्तों डिज़ाइन किया गया है ताकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करे बिना किसी प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर का। डेटा वेयर हाउस को अप्लाई कर सकते हैं लोन रिस्क एनालिसिस में, क्रेडिट एनालिसिस में, स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन में, एनालिसिस ऑफ कस्टमर डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों यूनिट 43 में दोस्तों बताया जा रहा है कि CBS का फंक्शन कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट, ऑफलाइन अकाउंट मैनेजमेंट, लोन डिसबर्सल एंड मैनेजमेंट, कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इनवर्ड आउटवर्ड क्लियरिंग प्रोसेस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, चार्जेस एंड फीस एप्लीकेशन, NPA मैनेजमेंट, CRM एक्टिविटीज़। दोस्तों CBS में ट्रांजेक्शन का फ्लो की बात करें तो ट्रांजेक्शन वर्क फ्लो डिफरेंट अलग अलग होता है, अलग अलग चैनल की बैंकिंग का। ट्रांजेक्शन जो ब्रांचेस पे होते हैं वो मेकर चेकर फंक्शनैलिटी को फॉलो करते हैं। जो हमारे CBS ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग होता है उसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन को अफेक्ट किया जाता है सभी सब सिस्टम में साइमल्टेनियसली, इसमें कस्टमर अकाउंट लेजर, जनरल लेजर, दूसरे बुक ऑफ अकाउंट सब आते हैं। दोस्तों बात करें एंड ऑफ डे ऑपरेशन की तो सबसे पहले मिनिमम बैलेंस कैलकुलेशन, इसको आपको मिनिमम बैलेंस निकालना पड़ता है अकाउंट्स के लिए। प्रोडक्ट कैलकुलेशन फॉर करंट अकाउंट, कैलकुलेट प्रोडक्ट फॉर अकाउंट विद डेबिट बैलेंस। उसके बाद दोस्तों आप मैंडेटरी रिपोर्ट जनरेट कीजिए जो कि रिक्वायर है रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों एक्टिवेट कीजिए फॉल बैक प्रोसीड्यूर को यदि सिस्टम फेलियर हो जाए या इको एरर आ जाए। फिर दोस्तों सारे डेटा का बैकअप लीजिए एंड ऑफ डे में। फिर दोस्तों सारी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कीजिए बैकअप रजिस्टर में। सारे एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कीजिए जो भी आपने कैरी किया है उसे लॉग बुक में, और सारे रिपोर्ट्स को जो भी आपने जनरेट किए डे इन प्रोसेस को फाइल कीजिए। सारी रिपोर्ट को फाइल करना पड़ेगा ड्यूरिंग द डे इन प्रोसेस। शट डाउन द कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट एंड कीप डेटा बैकअप इन सेफ कस्टडी, इंश्योर दैट सर्वर रूम इज लॉक्ड एंड की आर kept only with authorized personnel, access log, supplementary report, cash denomination report, audit trail and transaction number, 40 ट्रांजेक्शन entered, ये सभी इंश्योर करना है। फिर दोस्तों BOD प्रोसेस में क्या होता है, एक नया ट्रांजेक्शन डे होता है बैंक के लिए, डिपेंड करता है EOD प्रोसेस ऑफ द प्रीवियस वर्किंग डे। फंक्शन के अंदर मिनिमम बैलेंस कैलकुलेशन, प्रोडक्ट कैलकुलेशन, रिपोर्ट जनरेशन आता है। EOD में दोस्तों इंश्योर किया जाता है एक्टिविटी डॉक्यूमेंटेड है, मिनिमम बैलेंस और प्रोडक्ट फॉर करंट अकाउंट का कैलकुलेशन होता है। फिर दोस्तों मैंडेटरी रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा, फॉल बैक प्रोसीड्यूर को एक्टिवेट किया जाएगा, डे इन बैकअप लिया जाता है दोस्तों, और रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री इन बैकअप रजिस्टर एंड लॉग बुक। नॉट दोस्तों मास्टर फाइल की बात करें जिसके अंदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है अकाउंट से रिलेटेड एक्सेस जो है एक्सेस शुड बी रीड ओनली टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, चेंजेस शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड स्टोर्ड इन सेफ कस्टडी, इंप्लीमेंट इंपॉर्टेंट फाइल इंक्लूडिंग अकाउंट डेटा, इंटरेस्ट रेट, हॉलीडे एंड यूजर टाइप। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है ताकि एसेट को सेफगार्ड कर सकें और डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करें। यूजर के पास मिनिमम एक्सेस लेवल होगा जो कि जरूरी होगा अपने जॉब को परफॉर्म करने के लिए। एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होगा स्पेसिफिक एप्लीकेशन से, मेनू से, फाइल से, सर्वर से। दोस्तों हम बात करें CBS का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो इंश्योर करता है कि ऑथराइज और एक्यूरेट और कंप्लीट डेटा अवेलेबल प्रोसेसिंग के लिए, अनऑथराइज अमेंडमेंट को प्रिवेंट करता है, इंश्योर करता है कि एक्सेस कंट्रोल मैच करेगा स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सेग्रीगेट करता है ड्यूटीज फॉर सिस्टम एक्सेस, मॉनिटर यूजर एक्टिविटीज। अकाउंट मास्टर एंड बैलेंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड एक्सेप्ट बाय द ऑथराइज पर्सनल, डेली एंड मंथली बैकअप, level and index backup media, store backup in the fireproof cabinet and preserve offsite backup for emergencies, install antivirus software and apply security patches to the system। दोस्तों आप देखिए क्या बताया जा रहा है कि RBI गाइडलाइन इशू करती है कि कैसे हम साइबर अटैक को मिनिमाइज़ करें और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के मिसयूज़ को, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के मिसयूज़ को मिनिमाइज़ करें। बैंक के पास IT पॉलिसीज़ होंगे, सिक्योरिटी मेजर्स होंगे, डिजास्टर और कंटिन्यूटी का प्लान होगा, मैनुअल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा और प्रोडक्ट होगा ई बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का। सिस्टम ऑडिट जो है कंडक्ट किया जाएगा ताकि इस हार्डवेयर को इवैल्यूएट करें, ऑपरेटिंग सिस्टम को इवैल्यूएट करें, क्रिटिकल एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करें। CBS इंप्लीमेंटेशन का बेनिफिट होता है, लेकिन दोस्तों चैलेंजेस भी पोस्ट करते हैं जैसे साइबर फ्रॉड को प्रिवेंट करने में और सिस्टम इश्यूज़ को प्रिवेंट करने में। प्रत्येक बैंक का अपना ऑफिशियल गाइडलाइन होता है स्टाफ के लिए, टू इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। यूनिट 44 में दोस्तों बताया जा रहा है कि ATM चैनल होता है जिसके द्वारा बैंक यूज़ करती है ताकि फाइनेंशियल प्रोवाइड कर सके। ATM, टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई वैलेट, प्रीपेड कार्ड, फिर दोस्तों बल्क नोट एक्सेप्टेड, ये सभी टाइप्स हैं। बेनिफिट्स देख लीजिए दोस्तों, बैंक को क्या बेनिफिट है ये भी देख लीजिए। ATM के मॉडल ऑनलाइन ऑफलाइन नेटवर्क मॉडल होते हैं। कैश डिस्पेंसर क्या होता है, एक वर्जन है ATM का जो कि अलाउ करता है कैश विड्रॉल को। दोस्तों ATM नेटवर्क क्या होता है, बैंक जो है स्मॉल क्लस्टर में ज्वाइन करते ताकि अपने ATM नेटवर्क को शेयर करें। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन एक साथ ATM नेटवर्क क्लस्टर है। साधन नेटवर्क सेटअप किया गया मुंबई में 1997 में।
NFS सेटअप किया गया IDRBT के द्वारा ताकि फैसिलिटेट करे कनेक्टिविटी अमंग ATM क्लस्टर एट नेशनल लेवल। फिर दोस्तों टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट के बाद इंडियन बैंक ने इंप्लीमेंट किया टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट अपने ब्रांचेस को नेटवर्किंग करके। दोस्तों ATM के टाइप की बात करें तो एक होता है बैंक ऑपरेटेड ATM, यानी ATM जो कि बैंक की तरह ऑपरेट किया जाएगा, इसका ऑनरशिप बैंक के पास होता है। इसमें कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटमेंट इंक्वायरी, पिन चेंज, कैश डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, पेमेंट सर्विस, ये सभी आते हैं। कार्ड एक्सेप्टेंस कार्ड बैंक इशू करती है, दूसरी इंस्टीट्यूशन इशू करती है जो कि RBI से अप्रूव होती है। डिपॉजिट अलाउ होता है बैंक ऑपरेटेड ATM में। फ्री इंटरटेनमेंट इंटेलिजेंस फी पेबल टू द एक्वायरर बैंक। वाइट टेबल ATM में दोस्तों ATM जो कि ऑन किया गया, सेटअप किया गया और ऑपरेट किया गया नॉन बैंक के द्वारा। इसको ऑपरेट किया जाता है दोस्तों, ऑनरशिप होते हैं इसके नॉन बैंक। इसमें क्या क्या फैसिलिटी होता है, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटमेंट इंक्वायरी, पिन चेंज, फंड ट्रांसफर, पेमेंट सर्विस। कार्ड जो इशू किया जाएगा बैंक के द्वारा, इंस्टीट्यूशन अप्रूव बाय RBI, कार्ड एक्सेप्टेंस। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें डिपॉजिट अलाउड है, नहीं डिपॉजिट अलाउड नहीं है। और जो एक्वायरर है, एक्वायरर फी अर्न बाय द WLA ऑपरेटर, जनरल गाइडलाइन फॉर बैंक ऑपरेटर ATM एंड कंपनसेशन गाइडलाइन फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन। ब्राउन लेवल ATM दोस्तों ATM ऑन बाय सर्विस प्रोवाइडर एंड लीज टू द बैंक विद कैश मैनेजमेंट एंड कनेक्टिविटी टू द बैंक नेटवर्क एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर बैंक। सर्विस प्रोवाइडर होता है दोस्तों, इसमें कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटमेंट, पिन चेंज, कैश डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, पेमेंट सर्विस सभी आते हैं। दोस्तों ATM की बात करें, ATM जो है प्राइमरी कस्टमर कैश रिसाइकलर क्या होता है, सेल्फ सर्विस टर्मिनल फॉर डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉइंग कैश, एक्सेप्टिंग एंड डिस्पेंसिंग कैश। कियोस्क बैंक क्या होता है दोस्तों, एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है इंक्वायरी के लिए, प्रिंटिंग के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए। ये आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन में। पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक कियोस्क होता है कस्टमर को कि अपने पासबुक को इंडिपेंडेंटली प्रिंट कर सके। दोस्तों ये अकाउंट डिटेल फेच करेगा, ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन फेच करेगा पासबुक के मैग्नेटिक स्ट्राइप से। कैश डिपॉजिट मशीन सेल्फ सर्विस टर्मिनल होता है, मनी को डिपॉजिट करेगा डेबिट कार्ड के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से। दोस्तों BNA क्या होता है, बल्क नोट एक्सेप्टर, ये कस्टमर को अलाउ करता है कि वो बल्क कैश को डिपॉजिट करे बिना बैंक गए। डिप्लॉयमेंट ऑफ BNA इंडिया, बैंक को डिप्लॉय किया गया, बैंक डिप्लॉय कर रहे BNA मशीन ताकि प्रेशर टेलर पे प्रेशर कम हो। RBI सब्सिडाइज करती है BNA के कॉस्ट को अप टू 50% इन द अर्बन एरिया एंड 75% इन सेमी अर्बन एरिया। साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर ATM स्विच, RBI प्रिस्क्राइब करती है बेसलाइन साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर ATM स्विच एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू ऑल रेगुलेटरी एंटिटीज। डेबिट कार्ड क्या है दोस्तों, ये अलाउ करता है कार्ड होल्डर को कि वो पैसा विड्रॉ करे अपने बैंक अकाउंट से, ATM से माध्यम से या परचेज करे मर्चेंट से। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये बैंक इशू करती है, अलाउ करती है कार्ड होल्डर को परचेज करे क्रेडिट से, दैट विल बी पेड बैंक लेटर। स्मार्ट चिप कार्ड क्या होता है, एक तरह का क्रेडिट या डेबिट कार्ड होता है जिसके अंदर एक माइक्रो चिप होता है एडेड सिक्योरिटी का। ग्रीन पिन, फिर दोस्तों डेबिट कार्ड का फीचर क्या है, इमीडिएट डेबिट फंड फ्रॉम द अकाउंट, एग्जांपल दे रखा है। स्मार्ट कार्ड का IC चिप होता है, मेमोरी का प्रोसेसर होता है, मेमोरी कार्ड माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। MB चिप कार्ड दोस्तों कैरियर एम्बेडेड माइक्रो चिप होता है और पिन को यूज़ करता है फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी फीचर क्या है दोस्तों, डायनेमिक सिग्नेचर वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, वॉइस रिकॉग्निशन, हैंडी ज्योमेट्री मेजरमेंट। मोबाइल वैलेट की बात करें तो डिजिटल वर्जन होता है फिजिकल वॉलेट का जो कि यूज़ करता है बैंक अकाउंट या कार्ड इन्फॉर्मेशन को। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है दोस्तों, ये फैसिलिटेट करता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट स्टोर्ड वैल्यू। स्मॉल PPI विद कैश होल्डिंग फैसिलिटी। रिलोडेबल होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मैक्सिमम लोडेबल अमाउंट 10,000 रुपया होता है एक महीने का, 1,20,000 होता है एक साल का। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10,000 होता है। कन्वर्जन टू फुल KYC compliant PPI रिक्वायर्ड 24 मंथ। कैश विड्रॉल नॉट परमिटेड। PPI विद नो कैश लोडिंग फैसिलिटी। यहाँ पे दोस्तों लोडिंग रिलोडिंग जो होता है बैंक अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से, फुल KYC PPI से। मैक्सिमम लोडेबल अमाउंट 10,000 पर मंथ, 1,20,000 पर ईयर। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10,000, ये सब याद रखिएगा। फुल KYC PPI में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिलोडेबल होता है। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2 लाख का होता है। फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं वेरीफाइड सोर्स अकाउंट से या बैंक अकाउंट से। फिर दोस्तों प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। कैश विड्रॉल परमिटेड किया गया है 2,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन या 10,000 रुपये पर मंथ। गिफ्ट PPI दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू 10,000 का होता है। नॉट रिलोडेबल, नो कैश, नो फंड, नॉट आउट ऑफ फंड ट्रांसफर अलाउड। KYC डिटेल ऑफ परचेजर टू बी मेंटेन। दोस्तों PPI फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम, PPI MTS, इट इज इशूड बाय MTS ऑपरेटर, कैन बी यूज एट एलाइड और रिलेटेड मर्चेंट आउटलेट। दोस्तों कस्टमर डिटेल फॉर PPI क्या है, द इशूअर मे डिसाइड विच कस्टमर और डिटेल टू ऑब्टेन फॉर PPI। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ PPI, द PPI मस्ट बी रिलोडेड एंड मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एनी टाइम कैन नॉट एक्सीड 3,000। फिर दोस्तों कैश आउट, रिफंड एंड फंड ट्रांसफर, ये अलाउ नहीं है PPI के लिए। एस्क्रो अरेंजमेंट PPI के लिए, एस्क्रो अरेंजमेंट रिक्वायर होता है। वैलिडिटी एंड रिडेम्पशन प्रोविजन जो है अडेयर किया जाएगा PPI के लिए। PPI को इशू कर सकते हैं कार्ड, वॉलेट या किसी फॉर्म में, इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि PPI को इशू किया जाएगा INR में ही और कोई इंटरेस्ट को पेड नहीं किया जाएगा बैलेंस पे। PPI रिलोडेबल हो सकता है, नॉन रिलोडेबल हो सकता है, इसको बैक लोड बैक कर सकते हैं। दोस्तों बात करें कैश लोडिंग जो है 50,000 रुपया एक महीना तक लिमिटेड है, ठीक है, पर PPI। दोस्तों PPI को लोड कर सकते हैं, रिलोड कर सकते हैं ऑथराइज आउटलेट एजेंट BC ऑफ द इशूअर। जो वैलिडिटी होता है PPI का वो मिनिमम 1 साल का होगा डेट ऑफ लोडिंग और लास्ट लोडिंग से। PPI जहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा 1 साल का, उसे इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसको रीएक्टिवेट किया जाएगा कस्टमर के रिक्वेस्ट पे। कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाएगा SMS, ईमेल के माध्यम से ड्यूरिंग 45 डे विंडो बिफोर द PPI एक्सपायरी डेट। जब PPI स्कीम डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो होल्डर को अलाउ किया जाएगा वो बैलेंस को रिडीम कर लें। दोस्तों आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है एस्क्रो अकाउंट में होगा विथ वन और टू स्केड्यूल कमर्शियल बैंक।
जो इशूअर होते हैं जो कि मेंबर है सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम ऑफ आरबीआई मस्ट मेंटेन अ करंट अकाउंट विद एसबीआई। दोस्तों बताया विद आरबीआई जो हमारा डे इन बैलेंस होता है एस्क्रो अकाउंट में मस्ट नॉट बी लेस दैन द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग पीपीआई एंड पेमेंट ड्यू टू मर्चेंट। दोस्तों ट्रांजेक्शन इन इंटर एस्क्रो अकाउंट दिस आर अवॉइडेबल। फिर क्रेडिट एंड डेबिटिंग ऑफ एस्क्रो अकाउंट अमाउंट रिसीव और इशू लोड रिलोड रिफंड्स और ट्रांजेक्शन पेमेंट फ्रॉम द स्पॉन्सर बैंक फॉर सेटलमेंट एंड ट्रांसफर फ्रॉम द करंट अकाउंट विद आरबीआई आर क्रेडिटेड टू द एस्क्रो अकाउंट। दोस्तों मर्चेंट लिस्ट की बात करें और एग्रीमेंट की बात करें पेमेंट एग्रीगेटर का, तो इशूअर मस्ट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ मर्चेंट एक्वायर्ड बाय देम टू द बैंक फॉर इंश्योरिंग पेमेंट आर मेड ओनली टू दिस एंड कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट विद पेमेंट एग्रीगेटर रिगार्डिंग यूज फंड। दोस्तों बात करें पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स की, तो क्लोज पीपीआई होता है, इशूअर एंटिटीज होते हैं, केवाईसी दोस्तों यूजेज लिमिट क्या है, मर्चेंट स्पेसिफिक होता है। स्मॉल पीपीआई दोस्तों मीडियम डिटेल है, यहाँ पे इशूअर बैंक और नॉन बैंक होते हैं। केवाईसी रिक्वायरमेंट मोबाइल नंबर वेरीफाइड विद ओटीपी सेल्फ डिक्लेरेशन नेम एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूजेज लिमिट मंथली लिमिट 10,000 का है, टोटल अमाउंट लोडेबल इससे मैंने आपको बताया है। फुल केवाईसी का देख लीजिए, सेमी क्लोज पीवाईसी का देख लीजिए। सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई का बैंक और नॉन बैंक के लिए होता है। केवाईसी प्रोसेस कंप्लीसन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर मंथली लिमिट होता है 10,000 का, टोटल अमाउंट लोडेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट एक्सीड 1,20,000। फिर दोस्तों पीपीआई क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट होता है 2 लाख का। फुल केवाईसी पीपीआई कैन बी ओपन यूजिंग बीसीआईपी। फंड ट्रांसफर लिमिट फॉर प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी रुपीज़ 2 लाख पर मंथ। कैश विड्रॉल लिमिट 2,000 पर ट्रांजेक्शन एंड रुपीज़ 10,000 पर मंथ। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग होता है, एक्सेस थ्रू अल्टरनेट डिलीवरी चैनल, पेमेंट ऑफ सिस्टम IMPS, UPI, NEFT, RTGS। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, 3 तरह के सर्विस होते हैं, इशू रिलेटेड टू क्रेडिट कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, SMS, USSD या मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से होता है। दोस्तों भी बताया जा रहा है एमपिन जनरेशन मल्टीपल मोड को प्रोवाइड किया जाता है। एमपिन जनरेशन के लिए इसमें ATM, USSD, मीनू, इंटरनेट बैंकिंग, एमपिन मेलर्स एंड इंडस्ट्री लेवल कॉमन वेबसाइट होता है। दोस्तों बात करें इंटरऑपरेबिलिटी की, बैंक अडॉप्ट करेगी मैसेज फॉर्मेट जैसे कि ISO 8583 फॉर इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन बैंक्स एंड देयर मोबाइल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर। USSD एंड UPI, USSD बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस स्टार 9 हैज़ NPI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बैंकिंग सर्विस को सभी कॉमन मैन के लिए आसान बनाया जाए। दोस्तों न्यू बैंकिंग क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग सर्विस अलाउ करता है कस्टमर को कि वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सके बिना किसी टेली ऐप का। लेकिन दोस्तों उसके पास प्री ट्रांजेक्शन लिमिट होगा जो कि बैंक के रिस्क परसेप्शन में बेस्ड होगा। बैंक अलग अलग कस्टमर को ऑफर कर रही है कि वो फिक्स कर सके, मॉडिफाई कर सके, डिसेबल कर सके ट्रांजेक्शन लिमिट को। कस्टमर प्रोटेक्शन, आरबीआई ने कुछ क्राइटेरिया रखा है ताकि डिटरमाइन कर सके कस्टमर लायबिलिटी इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आरबीआई ने फ्रेमवर्क सेट किया है TAT के बारे में। TAT क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है फेल ट्रांजेक्शन के लिए, और कॉम्पेंसेशन फॉर कस्टमर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। डिजिटल बैंकिंग का ग्रोथ बताया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और चैनल ग्रोथ सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है दोस्तों मॉडर्न कम्युनिकेशन फैसिलिटी के डेवलपमेंट के साथ। इंटर ऑपरेबल ATM, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग सर्विस ये सभी रिड्यूस कर दिए हैं कि कस्टमर को ब्रांच विजिट का। दोस्तों इंडिया का पोजीशन क्या है डिजिटल ट्रांजेक्शन में, इंडिया जो है लीड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है डिजिटल ट्रांजेक्शन में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। दोस्तों बात करें डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की, ये चेंज कर दिया है वे जिस तरह से बैंक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ऑटोमेट करते हैं क्लियरिंग हाउस को। EFT रिप्लेस कर दिया पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक और ड्राफ्ट को। NAV, TCS, RTGS, IMPS, NSCS, UPI इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बैंकिंग एक्सेसिबल हो। दोस्तों ट्रांसमिशन डिवाइस एंड इंटरफेस इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है ताकि डेटा को ट्रांसमिट कर सके कंप्यूटर डिवाइस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिट सीक्वेंस। मॉडर्न 2 तरह का होता है, इंस्टॉल एक कंप्यूटर में होता है, एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है। टेरेस्ट्रियल केबल में ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर आता है। माइक्रोवेव सिस्टम हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल को यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए। बैंक नेट क्या होता है दोस्तों, बैंक नेट कॉपरेटिव कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन एंड सेटलमेंट सर्विस होता है। X25 पैकेट स्विच नेटवर्क विद नोड्स एट मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कलकत्ता एंड स्विचिंग सेंटर एट नागपुर। लिमिटेशन क्या है दोस्तों, फेल विल एक्सपेक्टेशन ड्यू टू हाई लीज लाइन फेलियर ऑफ द वैल्यू लिमिटेशन ऑफ कॉमेट। INS क्या दोस्तों, इंटर बैंक नेशनल ऑथराइजेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन एंड सेटलमेंट सर्विस है, पब्लिक डेटा नेटवर्क है, नो स्पेसिफिक लिमिटेशन मेंशन। INET क्या दोस्तों, इंटर बैंक नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस। दोस्तों क्या क्या सर्विस ऑफर करता है और क्या क्या टेक्नोलॉजी है, तो सर्विस ऑफर करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, डेटाबेस सिस्टम। फिर X25 पैकेज नेटवर्क होता है बेस्ड ऑन PSBD टेक्नोलॉजी विद एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक। दोस्तों बैंकनेट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ INS एंड INET, ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क ऑपरेटेड बाय मास्टर कार्ड। सो फ्रेंड्स दिस टाइप ऑफ PDF if you need you can WhatsApp me on number shown on the screen because this PDF have been created which is just you can see आप देख सकते हैं दोस्तों सब कुछ टेबलर फॉर्मेट में समझाया गया है क्विक रिवीजन के लिए। तो दोस्तों ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑपरेटेड बाय मास्टर कार्ड फॉर ऑथराइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड वर्ल्ड वाइड। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन सेटलमेंट सर्विस होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, VPN होता है, जिसमें 10,000 डाटा सेंटर लॉकेटेड है वर्ल्ड वाइड। ये कैपेबल है कि ओवर मोर देन 2 मिलियन ट्रांजेक्शन पर आवर को कंप्लीट कर सके। दोस्तों बात करें NIC NET की, नेशनल वाइड कंप्यूटर नेटवर्क, नेशनल वाइड कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इंडिया। ये लार्जेस्ट वैन प्रोवाइडिंग ICT एंड E-गवर्नेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, बिजनेसेस को, सिटीजन को और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ये फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस, ऑपरेट ऑन वेरियस बैकबोन सच एज पैकेट स्विच नेटवर्क, LAN एंड ISDN। RBI ने दोस्तों कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया
C for DOS एंड यूनिक्स मशीन। दोस्तों इंटरनेट की बात करें, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अलाउइंग एक्सचेंज ऑफ डेटा, मैसेज एंड फाइल। दोस्तों बात करें पर्पस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजिंग प्लेटफॉर्म फाउंड किया गया 1973 में। मेंबर कौन सा है, 11,000 प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कॉर्पोरेशन इन 215 कंट्रीज। दोस्तों ऑपरेटिंग आवर 24/7, मैसेज फॉर्मेट अराउंड 400 स्टाइल फॉर्मेट यूज फॉर मैसेज ट्रांसमिशन, एक्नॉलेजमेंट ऑल मैसेज एक्नॉलेज। सिक्योरिटी सिस्टम दोस्तों प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अथॉराइज्ड डिस्क्लोजर एंड टेम्परिंग। फिर दोस्तों बात करें स्विफ्ट GPI की, इनेबल करता है क्विक और सिक्योर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट विद फुल ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मैसेज थ्रू साइकिल, लॉगिसन ग्लोबल। चिप्स क्या है दोस्तों, चिप्स USA में यूज़ किया जाता है, ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम होता है। चैप्स क्या है, UK में यूज़ किया जाता है, ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम है। चैट्स क्या है, हांगकॉन्ग में यूज़ किया जाता है, ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम है। ये इंटरबैंक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हांगकॉन्ग में और रिलाई करता है रिलायबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सब कुछ टेबलर फॉर्मेट समझाया गया, आप चीज़ों को समझ से याद रख सकते हैं। फेड वायर दोस्तों USA में यूज़ किया जाता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। बैंक वायर USA में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। POS पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होता है जो कि अलाउ करता है पेमेंट किया जाए पॉइंट ऑफ सेल के EFT के माध्यम से। ये दोस्तों ग्लोबली यूज़ किया जाता है, लॉगिसन ग्लोबली है और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। दोस्तों POS स्कीम की बात करिए, पेमेंट जो है EFT के माध्यम से हो सकता है कनेक्ट, जो कि रिटेलर को डायरेक्टली कनेक्ट करता है बैंक नेटवर्क से। MICR क्लियरिंग, ये इसके अंदर दोस्तों चेक को प्रोसेस किया जाता है मशीन रीडेबल फॉर्मेट के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक डेट क्लियरिंग, ये कंज्यूमर को अलाउ करता है कि वो ऑथराइज करे मल्टीपल डेबिट फ्रॉम द अकाउंट फॉर पेमेंट। फ्लॉपी इनपुट क्लियरिंग, इसके अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन होता है, इंटरबैंक क्लेम सेटलमेंट ऑन फ्लॉपी डिस्क। बात करें NEFT RTGS में 2 लाख का है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। NEFT बैंकिंग आवर में होता है दोस्तों। NEFT में सेटलमेंट जो होता है RBI के बुक में होता है, जितने भी पार्टिसिपेटिंग बैंक होते हैं वो मेंटेन करेंगे सेटलमेंट अकाउंट विद द नेट सेंटर इन मुंबई। NEFT जो ऑरिजिनेटिंग और सेंड टू द ऑरिजिनेटिंग एंड बेनिफिशियरी पार्टिसिपेंट। दोस्तों NEFT में इंट्राडे लिक्विडिटी प्रोवाइड किया था RBI के द्वारा RTGS बिजनेस डे के दौरान। फिर दोस्तों NEFT में जो पेमेंट इंस्ट्रक्शन होता है वो बैच वाइज प्रोसेस होता है। RTGS में कोई मैक्सिमम अमाउंट लिमिट नहीं है। RTGS जो 24/7 to 365 डेज अवेलेबल है। सेटलमेंट जो है RBI के बुक में होता है। प्रत्येक बैंक का अपना सिंगल गेटवे इंटरफेस है, जिसको PI कहते हैं। PI का खुला होता है पार्टिसिपेटिंग इंटरफेस फॉर RTGS सिस्टम। दोस्तों सेटलमेंट राइज की बात करें तो ये भेजा जाता है ऑरिजिनेटिंग एंड बेनिफिशियरी पार्टिसिपेंट को। इंट्राडे लिक्विडिटी प्रोवाइड किया था RBI को ड्यूरिंग द RTGS बिजनेस डे। फिर दोस्तों बताया जा रहा है CTS के बारे में। CTS इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक ड्यूरिंग क्लियरिंग साइकिल। ये ट्रंकेट करता है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंटिंग बैंक में। इमेज और डेटा कैप्चर किया जाए इलेक्ट्रॉनिकली ताकि प्रोसेस कर सके ड्रॉइंग बैंक में। केवल बैंक और क्लियरिंग हाउस ट्रंकेट कर सकते हैं चेक को। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की बात करें तो NEFT RTGS CTS IMPS UPI ये सभी इंपॉर्टेंट सिस्टम है भारत में। गवर्नमेंट प्रमोट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को डिजिटल इंडिया कैंपेन के माध्यम से। इसका एम है कि डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी को क्रिएट किया जाए जो कि फेसलेस हो, पेपरलेस हो, कैशलेस हो। बैंकिंग कॉम्पिटिशन की बात करें 1980 में स्टार्ट हुआ बैक ऑफिस फंक्शन का और बैच प्रोसेस का। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है वायर केबल, फाइबर केबल एंड सेटेलाइट्स। यूनिट 46 को दोस्तों बात करते हैं तो ECS क्या है, NEFT क्या है, RTGS क्या है, NPCI क्या है, MPS क्या है, NFS क्या है, NSCS क्या है। प्लीज़ गो थ्रू दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों रुपे कार्ड क्या है, AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। भीम क्या है दोस्तों, UPI व्हाट इज़ BBPS, भारत QR, NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। फिर दोस्तों IMPS के बारे में बताया जा रहा है, वैलिड फॉर ऑल बैंक्स फॉर फैसिलिटेड मोबाइल पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग सर्विस रजिस्ट्रेशन ऑप्टेनिंग एंड MID MPIN। ऑथेंटिकेशन दोस्तों मोबाइल नंबर MPIN के माध्यम से होता है, ATM पिन के माध्यम से होता है, यूजर ID के माध्यम से हो सकता है। अवेलेबल चैनल तो ब्रांच मोबाइल इंटरनेट एंड ATM। ट्रांजेक्शन सपोर्टेड दोस्तों कौन ट्रांजेक्शन सपोर्टेड है, इंस्टेंट फंड्स ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट। फिर दोस्तों फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लाइक पे रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट। फिर दोस्तों सेंडिंग मनी इसको पुश करते हैं एंड रिसीविंग मनी इसको पुल करते हैं UPI एप्लीकेशन के माध्यम से। फिर दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि NPCI क्या है, NPCI BBPCU। NPCI दोस्तों RBI के द्वारा ऑथराइज किया गया है एज BBPCU। BBPCU क्या होता है, भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट होता है ताकि वो बिजनेस स्टैंडर्ड को सेट कर सके, रूल सेट कर सके, प्रोसीड्यूर सेट कर सके टेक्निकल और बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए सभी पार्टिसिपेंट के लिए। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि BBPCU क्या होता है, भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट होता है। ये क्लियरिंग और सेटलमेंट एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करता है जो कि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है, जो कि भारत बिल पेमेंट से रूट किया गया। BBPOU क्या होता है, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट होता है। ये एंटिटी है जो कि RBI के द्वारा ऑथराइज की गई है, जो कि बैंक हो सकती है, नॉन बैंक हो सकती है। BPOU इंटीग्रेट करेगी कस्टमर COU के साथ या बिल BOU के साथ ताकि पार्टिसिपेट कर सके दोनों रूप में। एजेंट इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, ये एलिजिबल एंटिटीज होते हैं जो कि ऑफर करते हैं या करेंटली ऑपरेट करते हैं बिल पेमेंट कलेक्शन एंड एग्रीगेट बिजनेस में अंडर COU। दोस्तों BPOU के बारे में क्या बताया जा रहा है, कस्टमर ऑनबोर्डिंग एजेंट होता है जो कि ऑनबोर्ड करेगा एजेंट को और सेटअप करेगा कस्टमर सर्विस पॉइंट इन वेरियस रीजन एंड लोकेशन। एजेंट कौन होते हैं, तो कस्टमर टच पॉइंट और सर्विस पॉइंट होता है भारत बिल पे इकोसिस्टम में, जो कि अवेलेबल होता है एजेंट आउटलेट के फॉर्म में, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आउटलेट के फॉर्म में और बैंक ब्रांचेस के फॉर्म में। दोस्तों बिलर यूटिलिटी कंपनीज कौन होती है, सर्विस प्रोवाइडर होती है जो रिसीव करती है पेमेंट अपने कस्टमर से फॉर सर्विस रेंडर।
तो भारत बिल पे स्कीम में पार्टिसिपेट करके बिलर जो है पेमेंट रिसीव कर सकते हैं थर्ड पार्टी चैनल के माध्यम से, जो भी सर्विस वो कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। भारत की बात दोस्तों एक P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन है, जो कि म्यूचुअली ड्राइव अमॉन्ग द NPCI, वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। फिर दोस्तों बताया जाए रुपये क्या है। रुपये एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया NPCI के द्वारा, जो कि अलाउ करता है सारे भारतीय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि वो पार्टिसिपेट कर सके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। रुपये आपको डिफरेंट कार्ड वेरिएंट ऑफर करता है जो कि डिज़ाइन है अलग अलग सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए। दोस्तों BEPG क्या होता है, एक नया ई-कॉमर्स सिस्टम है ताकि इन्हांस कर सकें करंट ई-कॉमर्स एक्सपीरियंस फॉर रुपये कार्ड होल्डर। रुपये पे सिक्योर क्या है, एक ई-कॉमर्स सॉल्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस एंड कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट्स। तो फ्रेंड्स गूगल पे क्या है दोस्तों, गूगल पे बेसिकली डिजिटल वैलेट है और दोस्तों पेमेंट प्लेटफॉर्म है गूगल के द्वारा। ये इनेबल करता है यूज़र को कि वो ट्रांजेक्शन के लिए पे करें एंड्रॉइड डिवाइस का। फिर दोस्तों डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये एम करता है कि इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में बदलने का और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का। 3 की विजन है, एरियाज़ है, एक है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड, एक है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। की कंपोनेंट के अंदर की कंपोनेंट क्या क्या है दोस्तों, एक है हाई स्पीड इंटरनेट एट को यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है, इनिशिएटिव विजन और एम, गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड, प्रोवाइड ई गवर्नेंस सर्विस टू सिटीजन, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, इट प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी एंड स्किल टू सिटीजन। NEGP क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है दोस्तों। ये इंटीग्रेट करता है ई गवर्नेंस एफर्ट और दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट सर्विस है अवेलेबल करवाता है कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट के माध्यम से। क्रिटिकल फैसिलिटी क्या है, फॉर इंश्योरिंग गवर्नेंस एंड सर्विस, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ये कन्वर्ट करता है इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में। क्रिटिकल फैक्टर क्या है, इंश्योरिंग डिजिटल एम्पावर्ड सिटीजन, यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, यूनिवर्सल एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेज सर्विसेज इन इंडियन लैंग्वेज। बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव एंड डिजिटल इंडिया, तो आधार 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना एफोर्डेबल एक्सेस प्रोवाइड करता है फाइनेंस सर्विस का। जैम क्या है दोस्तों, जन धन योजना, आधार एंड मोबाइल नंबर। इसका एम है कि डायरेक्ट पेमेंट को सिक्योर करें सब्सिडीज़ का पुअर तक। दोस्तों जैम का एडवांटेज क्या है, इट एलिमिनेट्स इंटरमीडिएटरी, इट प्रमोट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इट प्रमोट्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। डिजी धन अभियान ये इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को, ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम यूजिंग कॉन्टेम्पोररी टेक्नोलॉजी। BBNL यानी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये डेवलप करता है इंडिया के नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को ताकि कवर कर सके 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो कि स्प्रेड है 6600 ब्लॉक्स में। दोस्तों COEIT यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है अंदर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ताकि नए एप्लीकेशन को डेवलप करे और डोमेन कैपेबिलिटी को डेवलप करे IoT में। फिर दोस्तों CERT यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि इस्टेब्लिश किया गया कि वो साइबर सिक्योरिटी के साथ डील करे, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के साथ डील करे जैसे कि हैकिंग और फिशिंग। ये आपको इंसिडेंट प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स सर्विस ऑफर करता है और डिसमिनेट करता है गाइडलाइंस, एडवाइजरी, वल्नरेबिलिटी नोट्स। डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि सपोर्ट करता है पेपरलेस गवर्नेंस को। ये इशू करता है, वेरीफाई करता है पेपर को डिजिटली सर्टिफिकेशन। ये दोस्तों फिजिकल डॉक्यूमेंट के नीड को एलिमिनेट करता है। ई-साइन दोस्तों एक वेब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस है जो कि इनेबल करता है पैन कार्ड आधार होल्डर को कि वो डॉक्यूमेंट को साइन करेगा डिजिटली एंड क्विकली फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। ई मुद्रा दोस्तों एक रजिस्टर्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जो कि ऑफर करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड ऑफर एंड अदर सर्विसेज फॉर पेपरलेस इन्वायरमेंट। दोस्तों GM होता है तो हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल है कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मेघराज दोस्तों एक क्लाउड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा ताकि ऑप्टिमाइज कर सके गवर्नमेंट के ICT बजट को और स्पीड अप कर सके डिलीवरी ऑफ ई सर्विस। NIC क्लाउड सर्विस दोस्तों बहुत तरह की क्लाउड सर्विस ऑफर करता है ताकि कैटर कर सके यूजर के रिक्वायरमेंट को, जिसके अंदर प्लेटफॉर्म्स PAS, IAS, SAS आता है। दोस्तों फिर बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में RBI का पेमेंट विजन 2015 का क्या है, NPCI क्या है दोस्तों, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज डिजिटाइज इंडिया इनिशिएटिव। यूनिट 47 दोस्तों डिजिटलाइजेशन, ब्रांचलेस बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। फिर डेटा एनालिटिक्स एंड AI, टारगेटिंग कस्टमर बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्टाइल एंड एस्पिरेशन फॉर इनोवेटिव पर्सनलाइजेशन। कार्ड एंड टेलीफोन एक्सेस, एनी टाइम एंड एनीवेयर बैंकिंग थ्रू ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड POS एक्सेस। होम बैंकिंग, एक्सप्लॉइटिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन कम्युनिकेशन लीडिंग टू कैशलेस सोसाइटी। EDI एंड EFT क्या है दोस्तों, इंटर ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज होता है बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन का, ट्रांसफर ऑफ फंड इलेक्ट्रॉनिकली। ईमेल क्या होता है दोस्तों, नियरली इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट यूजर्स रिगार्डलेस ऑफ द सिस्टम दे आर यूजिंग। कॉर्पोरेट वेबसाइट दोस्तों ये करता है आपको इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में। फिर दोस्तों बात करें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट है बैंक पे, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर
It changes in the organizational structure, reducing hierarchy, tier system, and establish direct liaison between top management and field functionary. Staff productivity, दोस्तों phenomenal increase हुआ staff productivity में business में per staff. बिजनेस एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है बैंक को कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे, कवरेज को एक्सपेंड करे और स्ट्रेटजी कस्टमर के नीड को देखे. सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक नया कंसेप्ट लाता है सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम का और प्रिंसिपल का ऑर्गेनाइजेशन में. मैनेजमेंट दोस्तों मिडिल टायर ऑफ मैनेजमेंट जो है बहुत कम जरूरी हो गया. एज टेक्नोलॉजी कलेक्ट, इंटरप्रेट एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू मोस्ट सेल्फ मैनेजिंग ग्रुप्स. डेटा प्राइवेसी दोस्तों एक सेंसिटिव इशू होता है जो कि डेबिट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है वर्ल्ड वाइड. फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि सर्विस का क्या इंपैक्ट है क्वालिटी पे. टेक्नोलॉजी का जो इंपैक्ट पड़ता है जो सर्विस क्वालिटी पे, उसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि बैंक कैसे रिस्पॉन्ड करेगी ताकि इफेक्टिव यूज़ कर सके इसका फॉर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी. जो छोटे और नए बैंक होते हैं वो दोस्तों अच्छे प्लेस हो गए हैं कम्पीट विद द एस्टेब्लिश बैंक बाय स्टार्टिंग देयर ऑपरेशन विद रजिस्टर्ड प्रोडक्ट. फिर दोस्तों टेक्नोलॉजी जो है हेल्प करता है कॉमोडिटाइज सम फाइनेंशियल सर्विस, फोर्सिंग बैंक टू डेवलप ए स्ट्रेटजी फॉर ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम. ईज 5.0 प्रोग्राम इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा इम्पसाइज करता है डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन ताकि इंप्रूव कर सके प्रॉफिटेबिलिटी को, एसेट क्वालिटी को. दोस्तों अंडर ईज प्रोग्राम 5.0 का फोकस ये होता है जो भी PSBs हैं वो फोकस करेंगे डिजिटल कंज्यूमर एक्सपीरियंस पे, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव बैंकिंग पे, प्रायोरिटाइज करेंगे स्मॉल बिजनेस एग्रीकल्चर को. कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं फास्ट, एक्यूरेट एंड रिलायबल सर्विस एनी वेयर, एनी टाइम, एनी हाउ. बैंकिंग इमर्ज हुआ इसका कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कस्टमर एक्सेस चाहते हैं बैंकिंग सर्विस का. एम्प्लॉय पे क्या इंपैक्ट पड़ा है वो बताया जा रहा है दोस्तों. मैन पावर पॉलिसी, हाई टर्नओवर रेट ऑफ IT प्रोफेशनल इन बैंक, नीड फॉर बैंक टू फॉर्मुलेट देयर ऑन पॉलिसी टू रिटेन पर्सनल. फिर दोस्तों जॉब प्रोफाइल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है बैंक में. IT जो है वर्क का रीडेफिनेशन लाता है, डिसीजन मेकिंग पावर शिफ्ट टू पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. Importance of training for successful IT integration. Training and upgradation of skill of staff is paramount. IT duties may require domain expertise from outside banking areas. अब दोस्तों क्या इंपॉर्टेंस है ट्रैकिंग कॉम्पिटेंसीज मिक्स एंड ट्रेनिंग इवैल्यूएशन. तो ये दोस्तों मेथड होता है कॉम्पिटेंसी को ट्रैक करने का और ट्रेनिंग इवैल्यूएशन नीड को देखने का. प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, कंसर्न बिकम मोर प्रोफाउंड व्हेन डेटा पर्टेन्स टू फाइनेंशियल सर्विस. डेटा प्राइवेसी इन्वॉल्व्स अथॉरिटी टू एक्सेस एंड यूज डेटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस. दोस्तों AI क्या होता है, RPA क्या है दोस्तों, रॉबोट प्रोसेस ऑटोमेशन. AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये जो RPA होता है दोस्तों ये एक ऑटोमेशन होता है रूटीन बिजनेस प्रैक्टिसेस का, जिसको इंटीग्रेट किया जाता है AI के साथ ताकि एफिशिएंसी को इनहांस कर सके. चैट बॉट दोस्तों ये ह्यूमन स्पीच को मिमिक करता है. 5G नेटवर्क दोस्तों लो लेटेंसी, हाई डेटा कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, कस्टमाइजेशन यूजिंग एज कंप्यूटिंग, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी. फिर CBDC क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता है. ये इशू क्या होता है, गारंटेड किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा. फिर AR है दोस्तों ऑगमेंटेड रियलिटी, ये अल्टर करता है ऑनगोइंग परसेप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट. VR होता है वर्चुअल रियलिटी, ये कंप्लीटली रिप्लेसेस द यूजर रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट विद सिमुलेटेड वन. दोस्तों फिर बताया जा रहा है वेरिएबल टेक्नोलॉजी क्या होता है, बैंकिंग सर्विस क्या है, व्हाट इज डिजिटल लैंडिंग, फिनटेक क्रेडिट क्या है दोस्तों, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिनटेक क्रेडिट, पीयर टू पीयर लैंडिंग, लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग, फॉर्म ऑफ डिजिटल लैंडिंग इन इंडिया, बैलेंस शीट लैंडिंग, मार्केट प्लेस लैंडिंग. LSP क्या होता है, लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, यानी मार्केट पेयर होता है डिजिटल लैंडिंग में. डिजिटल लैंडिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन होते हैं, पर्सनल लोन, SME लोन, BNPL लोन, स्मॉल बिजनेस एंड ट्रेड लोन. ग्लोबल मार्केट क्या होता है डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म का. तो दोस्तों एडवांटेज क्या डिजिटल लैंडिंग का, कंसर्न क्या डिजिटल लैंडिंग में, जैसे आपका अनबिल्ड एंगेजमेंट होता है थर्ड पार्टीज का, मिस सेलिंग, ब्रीच ऑफ डेटा प्राइवेसी, अनफेयर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट. RBI का रेगुलेशन क्या है डिजिटल लैंडिंग का, ये देख लीजिए. IT का इंपैक्ट क्या पड़ता है बैंकिंग में, इंक्रीज कॉम्पिटिशन, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवरी सिस्टम. यूनिट 40 में दोस्तों रिस्क कंसर्न एरिया कंट्रोल मैकेनिज्म, जैसे आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट, तो नया सिक्योरिटी और कंट्रोल प्रोसीड्यूर लिया जाए. उसके बाद दोस्तों exchange and transmission of sensitive data, cyber security measure to secure technological system, volume and sophistication of cyber attack, evaluation of control and implementation of measures to prevent and contain risk. तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिस्क कंसर्न इंडिया क्या है, कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम फेलियर. तो आप मेजर लीजिए ताकि प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके, रिकवर कर सके सिस्टम फेलियर से. दोस्तों रिडंडेंसी क्या होता है, क्रूशियल होता है अनइंटरप्टेड बैंकिंग ऑपरेशन का. फिर कंप्यूटर फ्रॉड क्या होता है, इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है. IT रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अंदर इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, सिक्योरिटी एक्शन के साथ. डिजिटल रिस्क क्या होता है दोस्तों, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल प्रोसीड्यूर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन. फिजिकल कंट्रोल जरूरी होता है ताकि आप इंश्योर कर सकें ऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर रूम एंड कंपोनेंट. लॉजिकल कंट्रोल को इंप्लीमेंट किया जाता है एक्सेस कंट्रोल फैसिलिटी के द्वारा. दोस्तों ऑडिट ट्रायल क्या होता है, ऑडिट ट्रायल बेसिकली क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है सारे इवेंट का जो कि सिस्टम में हो रहे हैं. चेकसम दोस्तों नंबर कैलकुलेट किया जाता है की डेटा की बेसिस पे. डेटा इंक्रिप्शन दोस्तों कन्वर्ट करता है डेटा को नॉन रीडेबल फॉर्म में. इन टू एंड इंक्रिप्शन, मैसेज ऑथेंटिकेशन, डेटा मास्किंग मास्क करता है पर्सनल डेटा को ताकि लिमिट कर सके रिस्क ऑफ डेटा ब्रीच. ऑल दिस कंटेंट आर फ्रॉम द मैकमिलन बुक ओनली.
So through this you will be able to revise the entire Macmillan book in the simplest word possible in the simplest time. To get PDF, kindly WhatsApp me on number shown on the screen. Now friends, next topic is कंप्यूटर ऑडिट. कंप्यूटर ऑडिट का 3 तरीका है, मैनुअल टेस्टिंग, कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम, हाइब्रिड अप्रोच. ये दोस्तों ऑडिट ऑन द कंप्यूटर सूटेबल होता है सिंपल सिस्टम के लिए. ऑडिट थ्रू द सिस्टम यूजफुल होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए. ऑडिट विद द कंप्यूटर, इसमें ऑडिट सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं. इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की बात करें, IT सिस्टम के माध्यम से होता है या CAATT के माध्यम से होता है. ऑब्जेक्टिव ये है कि ये डिटरमाइन करना कि सिस्टम जो है एसेट को सेफगार्ड करेगा, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करेगा. फिर दोस्तों ये कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल्स कंसिस्ट ऑफ, कंट्रोल के अंदर पॉलिसीज आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, प्रोसीड्यूर्स आते हैं, प्रैक्टिसेस आते हैं. एंड दोस्तों बात करें इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी की, तो IS को सिक्योरिटी कंट्रोल चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा के लिए. कंट्रोल प्रिवेंटिव हो सकता है, डिटेक्टिव हो सकता है, करेक्टिव हो सकता है. IS ऑडिट जो है रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, अनडिजायर्ड एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करेगा और कंट्रोल एडिकेसी को वेरीफाई करेगा. IS ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए. दोस्तों कंप्यूटर वायरस की बात करें तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्म कर सकता है कंप्यूटर को, वो मैलिशियस एक्शन प्रोवाइड करके. DDoS अटैक क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम अटैकिंग अ सिंगल सिस्टम टू कॉज डिनाइल ऑफ सर्विस फॉर द लेजिटिमेट यूजर. दोस्तों प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए DDoS अटैक के लिए? तो इंप्लीमेंट कीजिए नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर जैसे कि फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और आपके पास प्लान होना चाहिए ताकि रिस्पॉन्ड कर सकें इन सभी अटैक को. रैंसमवेयर दोस्तों मालवेयर होता है जो कि थ्रेटन करता है टू पब्लिश और ब्लॉक एक्सेस टू द विक्टिम्स डेटा अनलेस रैंसम इज पेड. फिशिंग क्या होता है? फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट होता है कि हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर लें बाय डिस्गाइजिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. स्पीयर फिशिंग एक तरह का फिशिंग होता है जो कि डायरेक्टेड होता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे या कंपनीज पे बाय गैदरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन. वेलिंग क्या होता है दोस्तों? एक तरह का स्पीयर फिशिंग होता है जो कि डायरेक्टेड होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव पे एंड हाई प्रोफाइल टारगेट विथ क्राफ्टेड कंटेंट. फिर दोस्तों फिशिंग क्या होता है? इलीगल एक्सेस होता है ऑफ डेटा ओवर VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड यूज वॉइस मैसेज टू स्टील आइडेंटिटीज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. मिसिंग क्या होता है? एक वेरिएशन होता है फिशिंग का, इसके अंदर टेक्स्ट मैसेज होता है URL के साथ. दोस्तों साइबर सिक्योरिटी थ्रेट की बात करें, SMI रैपिंग, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा. एजुकेटिंग एम्प्लॉय, IT डिफेंस सिस्टम एंड पॉलिसीज, इंप्लीमेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव IT डिफेंस पॉलिसीज. दोस्तों ये बताया जा रहा है कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड साइबर सिक्योरिटी कल्चर, कॉम्प्रिहेंसिव टेलर ट्रेनिंग कैन क्रिएट अ कल्चर ऑफ थ्रेट प्रिवेंशन. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन चैनल. सो प्रॉपर डेटा स्टोरेज एंड आर्काइवल मेथड्स नीडेड फॉर प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी. फिर दोस्तों डेटा रिकवरी मैनेजमेंट बताया था. डेटा रिकवरी पॉलिसी एम करता है कि प्रोटेक्ट करे इन्फॉर्मेशन को और मैनेज करे बिजनेस की कंटिन्यूटी को. एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? ब्रेकडाउन और फायर, फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, पावर फेलियर, ये सभी दोस्तों हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. अब डेटा करप्शन, नॉन अवेलेबिलिटी, अनऑथराइज एक्सेस, तो लेक ऑफ डेटा एक्सेस ओवर कंट्रोल, एस्टेब्लिश प्रॉपर लॉजिकल, कैसे प्रिवेंट करेंगे? फिर डेटा करप्शन को कैसे प्रिवेंट करेंगे? डायरेक्ट मॉडिफिकेशन, अपडेशन ऑफ डेटा को प्रिवेंट कीजिए. डेटा करप्शन कैसे प्रिवेंट करेंगे? सो फॉलो अ साउंड बैकअप प्रोसीड्यूर एंड अपडेट डेटा रेगुलरली. हार्डवेयर और नेटवर्क की डिजास्टर कैसे प्रिवेंट करेंगे? वाइड सुटेबल बैकअप मेजर्स. फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि ऑपरेशनल प्रोसीड्यूर क्या है? फॉर्मुलेटेड इन रेलिवेंट एरियाज, IT स्ट्रेटजी का एनुअल रिव्यू, इंटरप्राइज आर्किटेक्चर, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन फ्रेमवर्क और मॉडल, डेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी एंड सेंसिटिविटी. फिर दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में यूनिट नंबर, देखिए ऑडिट ट्रायल क्या होता है ताकि आप सेटिस्फाई कर सकें बिजनेस रिक्वायरमेंट को, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को, असिस्ट कर सकें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. नेटवर्क सिक्योरिटी दोस्तों बैंक इंस्टॉल करेगी और कन्फिगर करेगी नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस ताकि प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके अपने कैपेबिलिटी को. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनल जो है इशूड किया जाएगा ऑप्शन ऑफ द कस्टमर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिटर्न और लिगेटेड इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेशन. IT ऑपरेशन सपोर्ट करेगा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन टाइमली, रिलायबल, सिक्योर एंड रेजिलिएंट मैनर. दोस्तों IT सर्विस आउटसोर्सिंग एक बैंक का यूज है थर्ड पार्टी का ताकि वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सके ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस. बेनिफिट के अंदर आता है दोस्तों एफिशिएंसी इन ऑपरेशन, इंक्रीज एबिलिटी टू एक्वायर फोकस ऑन प्री मैनेजमेंट फंक्शन, शॉर्टर लीड टाइम एंड डिलीवरिंग सर्विस एंड कस्टमर, अ बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस. फिर दोस्तों बताया जा रहा है आउटसोर्सिंग क्या होता है कि बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिस्क लेने के लिए, एसेस करते हैं डिग्री ऑफ मटेरियलिटी इन आउटसोर्स फंक्शन. IS ऑडिट क्या होता है दोस्तों? इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है जिसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होता है. ऑडिट कमेटी रिव्यू करती है IS ऑडिट के फाइंडिंग को. सेपरेट IS ऑडिट फंक्शन होता है विद इन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. फ्रॉड प्रिवेंशन रिपोर्ट करते हैं सारे फ्रॉड को, यह 1 करोड़ टू ऑडिट कमेटी. क्रिएट करते हैं स्पेशल कमेटी फ्रॉड केस में जिसमें 1 करोड़ से ऊपर का चांस है. प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्टिंग, अवेयरनेस कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट ग्रुप इन द बैंक. फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है दोस्तों? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग. दोस्तों BCP एक पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान मैनेजमेंट का प्लान का. एक सीनियर ऑफिशियल होते हैं उनको डेजिग्नेट किया जाता है हेड ऑफ BCP एक्टिविटी और फंक्शन. एडिक्वेट टीम प्रेजेंट होंगी प्रत्येक डिपार्टमेंट में ताकि BCP डिपार्टमेंट वाइज को इम्प्लीमेंट कर सके. बैंक कंसीडर करेगी बहुत सारी BCP मेथोडोलॉजी को और स्टैंडर्ड को, रेगुलर टेस्ट करेगी BCP को ताकि इंश्योर कर सके उनकी इफेक्टिवनेस को. BCP को मेंटेन किया जाएगा एंड सोली मेंटेन बाय एनुअल रिव्यूज एंड अपडेट्स.
दोस्तों बताया जा रहा है कि बैकअप साइट एंड एम्यूनिटीज़ क्या होता है। तो नेसेसरी बैकअप साइट शुड बी पुट इन प्लेस फॉर क्रिटिकल पेमेंट सिस्टम। कंज्यूमर एजुकेशन इनिशिएटिव, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीनियर मैनेजमेंट है, वो कमिट करेंगे कंज्यूमर एजुकेशन इनिशिएटिव और प्रोवाइड करेंगे एडुकेट रिसोर्स। लीगल एंड साइबर रिस्क, बैंक के पास डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज होगा, ट्रेनिंग मैकेनिज्म होगा, रिसर्च यूनिट होगा। लीगल रिस्क जो साइबर लॉ से हो रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा। दोस्तों इंटरनल ऑमबड्समैन स्कीम की बात करें तो स्कीम इंटीग्रेट करता है, सुपरसीड करता है एग्जिस्टिंग ऑमबड्समैन स्कीम। ये एप्लीकेबल होता है दोस्तों कमर्शियल बैंक के लिए, आरआरबीज के लिए और कोऑपरेटिव बैंक के लिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ आरबीआई डिपार्टमेंट इन एपीलेट अथॉरिटी। फिर दोस्तों यूनिट फॉर 10 की बात करें तो साइबर क्राइम का टाइप बताया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी, जैसे साइबर क्राइम का टाइप है आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन इन्फो थेफ्ट, अनऑथराइज्ड डिवाइस एक्सेस। साइबर सिक्योरिटी वाइटल है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। साइबर रिस्क फाइनेंशियल लॉस होता है, डेटा लॉस होता है, ब्रीच होता है, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। थ्रेट के एक्टर साइबर क्रिमिनल कॉम्पिटिटर एम्प्लॉय होते हैं। मिटिगेशन करने के लिए प्रिवेंशन डिटेक्शन रेमेडी स्ट्रेटजी होता है। मिटिगेशन स्ट्रेटजी बताया जा रहा है। डिफेंस इन डेप्थ, यानी सिक्योरिटी प्रोसीड्यूर एंड कंट्रोल टू प्रिवेंट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। रोल ऑफ एसओसी, डिटेक्ट एनालाइज रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी इशूज। मेजर यूज बाय बैंक, यानी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूडर प्रोटेक्शन सिस्टम, SIEM, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। RBI का गाइडलाइन है दोस्तों। एसओसी का क्या कंपोनेंट होता है? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, मैनेजर होते हैं। SIEM प्लेटफॉर्म होता है ताकि डिटेक्ट कर सके, एनालाइज कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके सिक्योरिटी थ्रेट को। VAPT दोस्तों वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क में, सर्वर में, सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में। NBAT दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी है ताकि डिटेक्ट कर सके सिक्योरिटी थ्रेट को। यूनिट 50 में बात करें दोस्तों तो हमारा फिनटेक क्या है, फिनटेक क्यों ग्रो हुआ, REG टेक क्या है? तो ये कोलैबोरेशन होता है रेगुलेटर के साथ ताकि इंश्योर कर सके कंप्लायंस को और रिस्क को मिटिगेट कर सके। SUP टेक क्या होता है? टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सुपरवाइजरी अथॉरिटी के द्वारा ताकि अपने फंक्शन को इनहांस कर सके, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके। हैशटैग बैंकिंग सोशल मीडिया बेस्ड बैंकिंग होता है, बैंकिंग मॉडल है जो कि इनेबल करता है कस्टमर को कि वो बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ओपन बैंकिंग क्या है, सोशल बैंकिंग क्या है दोस्तों? IRUPI क्या होता है? एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है जो कि लॉन्च किया गया NPCI के द्वारा इंडिया में अगस्त 2021 में। ये एक वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है, QR कोड के फॉर्म में SMS बेस्ड ई-वाउचर जो कि डिलीवर किया था बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर को। जो कि स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं? इशूअर बैंक, स्पॉन्सर, IRUPI, बेनिफिशियरी, डेजिग्नेटेड मर्चेंट, एक्वायर्ड बैंक। IRUPI कैटेगरी की बात करें तो P2P एंड B2C, स्कोप एंड यूज वनली अप्लाई टू B2C वाउचर। IRUPI को कैसे इशू किया जाए? तो IRUPI को इशू कर सकते हैं जो कि बैंक ऑथराइज होते हैं RBI के द्वारा। रिडीम कैसे होता है IRUPI का? तो IRUPI को आप रिडीम कर सकते हैं फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डेजिग्नेटेड मर्चेंट। इट कैनॉट बी यूज फॉर कैश आउट और कैशबैक और रिडेम्पशन। दोस्तों बात करें फिनटेक की, फिनटेक क्या होता है? डेफिनेशन देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए। रेगटेक दोस्तों क्या होता है? स्ट्रीमलाइंस एंड इम्प्रूव्ड रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट इज रेगुलेटरी, इसके देखिए क्या एग्जांपल क्या है? रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, कॉम्प्लाइंस एंड ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग। ये मिनिमाइज करता है कस्टमर को क्या बेनिफिट है? मिनिमाइज करता है ह्यूमन एरर को, अलाउ करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड एडेप्टेशन टू न्यू रेगुलेशन। फिर दोस्तों फाइनेंशियल में क्या बेनिफिट है कि ये एफिशिएंट कॉम्प्लाइंस होता है, कॉस्ट रिड्यूस करता है, टाइम टू मार्केट रिड्यूस करता है, कस्टमर सर्विस इंप्रूव करता है। SUP टेक में क्या होता है कि आप टेक्नोलॉजिकल टूल को यूज़ करते हैं ताकि सुपरवाइजरी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। फिर दोस्तों नेक्स्ट में बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया क्या है? बैंक जो है बेसिक बैंकिंग सर्विस ऑफर कर दी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफर कर दी है हैशटैग बैंकिंग के माध्यम से ट्विटर पे। दोस्तों यहाँ पे लिस्टिंग सर्वर जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि कस्टमर ट्वीट को पेस्ट कर सकें। अकाउंट एग्रीगेटर दोस्तों AA अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि वो सिक्योरली और डिजिटली एक्सेस कर सकें और शेयर करके इन्फॉर्मेशन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों ओपन बैंकिंग की API को यूज़ करता है ताकि थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर विद ओपन एक्सेस टू कंज्यूमर बैंकिंग डेटा। यूनिट 15 में दोस्तों बताया जा रहा है बिजनेस एथिक्स जो है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के लिए अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशन में। प्रिंसिपल क्या है? प्रायोरिटाइज मोरल वैल्यू इन फर्म्स, इंश्योर बिहेवियर एंड अलाइन विद दोज वैल्यूज, प्रैक्टिस मैनेजिंग वैल्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास, डेली ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। की पॉइंट दोस्तों एथिक्स इन बिजनेस कवर इंटर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप। तो बिजनेसेस जो है कंसिडर करेगा प्रिंसिपल ऑफ गुड्स एंड बैड इन सोसाइटी। एथिक्स यूनिवर्सल है और प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो। दीज आर की प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स दैट बिजनेस डिवाइड बाय डिग्निटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी, ओपननेस, रेपुटेशन, गुडविल। दोस्तों महात्मा गांधी फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टी सजेस्ट करता है कि कैपिटलिस्ट शुड एक्ट लाइक ए ट्रस्टी एंड क्रिएट, प्रिजर्व एंड इंक्रीज वेल्थ विदाउट रिस्पेक्टिंग पर्सनल एंजॉयमेंट। बिजनेस एथिक्स प्रैक्टिस इन इंडिया इवॉल्व ड्यूरिंग 1980s। तो दोस्तों करेक्ट प्रैक्टिस के राइट के कारण जो है जैसे ब्राइबरी, डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, इस सभी कारण दोस्तों बिजनेस एथिक्स प्रैक्टिस इंडिया इवॉल्व हुआ। डायरेक्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एथिकल मिसकंडक्ट। तो डायरेक्टर जो है वेल्थ और हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे स्टेक होल्डर के लिए और इंप्लीमेंट करेंगे फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्राइसिस सिचुएशन कैन सिवियरली अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। दोस्तों प्रिवेंटिंग क्राइसिस सिचुएशन, तो आप एक्सटर्नल फैक्टर को मॉनिटर कीजिए, विसल ब्लोइंग पॉलिसी होगा आपके पास
रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग अ क्राइसिस, सीईओ का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ताकि वो स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करे। रीबिल्डिंग रेपुटेशन आफ्टर अ क्राइसिस, ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करे सिचुएशन को और रिबिल्ड कर रेपुटेशन स्टेक होल्डर के साथ। एथिक्स इन बिजनेस कैन क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन लॉन्ग रन। दोस्तों एथिक्स एनरॉन क्या है, एनरॉन पुअर मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी, एग्रेसिव मैनेजमेंट एंड टॉप एग्जीक्यूटिव। दोस्तों सत्यम कंप्यूटर सिस्टम में सर्विस में क्या हुआ और इंडियन बैंक का केस स्टडी में इशूज़ क्या था, रिजल्ट क्या हुआ, काउजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इस तरह का केस स्टडी पूछा जाता है। इसके आप हो जाइए दोस्तों, क्योंकि एथिक्स में केस स्टडी पूछा जाएगा तो इस तरह केस से पूछ सकता है। सत्यम कंप्यूटर में क्या हुआ था, इशू क्या था, जैसे देखिए फाइनेंशियल मिसरिप्रेजेंट किया गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि शेयर प्राइस क्रैश हो गया, कंपनी लीगल एक्शन फेस की, काउजेस क्या था कि डेलिबरेट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, इंपॉर्टेंस क्या सीखे इससे आप कि टॉप मैनेजमेंट एक्शन क्रूशियल इन डिटेक्टिंग अनएथिकल प्रैक्टिस। यूनिट 52 में दोस्तों बताया जा रहा है वैल्यूज़ क्या होता है, नॉर्म्स क्या होता है, बिलीफ क्या है, टर्मिनल वैल्यूज़ क्या है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ क्या है। दोस्तों इसका डेफिनेशन याद रखिए। वैल्यूज़ इंटरनलाइज स्टैंडर्ड होता है, ये प्रिंसिपल है जो कि डिपेंड करता है कि क्या डिजायरेबल है एक इंडिविजुअल के लिए। नॉर्म्स दोस्तों एक्सपेक्टेशन होता है प्रॉपर बिहेवियर का एक गिवन सिचुएशन में। बिलीव दोस्तों एक थॉट होता है जो कि कंसिडर करता है ट्रू बाय इंडिविजुअल एंड कोड राइज आउट ऑफ सर्टेनिटी ऑफ लाइफ। टर्मिनल वैल्यू क्या है, एथिकल कल्चर क्या है दोस्तों। फिर कोड वैल्यू दोस्तों फंडामेंटल बिलीफ होता है जो डिक्टेट करता है बिहेवियर को। फिर पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स के पर्सनल एथिक्स दोस्तों इंडिविजुअल बिलीफ होता है मोरालिटी के बारे में, करेक्ट बिहेवियर के बारे में। बिजनेस एथिक्स मोरल प्रिंसिपल जो कि बिजनेस एथिक्स सेट करती है। गोल्डन रूल क्या है कि दूसरे को टॉलरेंस के साथ, कंसोलिडेशन के साथ, कॉम्पेंसेशन के साथ ट्रीट कीजिए। एथिकल डिलेमा राइज हो सकता है जब इंडिविजुअल एथिक्स क्लैश करेगा ग्रुप एथिक्स के साथ। पैशन का इंपॉर्टेंस क्या है, एथिकल रीजनिंग क्या होता है, कोलबर्ग थ्योरी दोस्तों ऑब्जेक्टिविटी जस्टिस और फेयरनेस पे बेस्ड है। बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व करें, एक्शन को कैसे प्रायोरिटाइज करें, व्हाट इज द फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। नाउ दोस्तों लाइन, पेन, मॉडल, कंपास, ये क्या होता है तो इसके अंदर पर्पस, प्रिंसिपल, पीपल और पावर आते हैं। एडिशनल लेंसेज जैसे प्रिस्क्रिप्शन, पब्लिक एंड पर्सन, वैल्यू, नॉर्म्स, बिलीव, वैल्यू इंटरलाइज स्टैंडर्ड होता है। दोस्तों यूनिट 53 में बताया जा रहा है एब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, इनसाइड ट्रेडिंग, प्रोप्राइटरी डेटाज एंड ब्राइब्स, अनएथिकल बिहेवियर, रिजल्ट ऑफ फोकस ऑन KPI एंड शॉर्ट टर्म गेंस। फिर दोस्तों ऑफिशियल पोजीशन का एब्यूज होना, फिर डीलिंग विद प्रोप्राइटरी डेटाज, ऑब्लिगेशन टू थर्ड पार्टीज, जॉब डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर दोस्तों फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, HRM एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड वर्क इन्वायरमेंट। यूनिट 54 दोस्तों बताया जा रहा है वर्क एथिक्स क्या होता है, डिफिकल्ट टू डिफाइन यूनिवर्सली, हायरार्की ऑफ लाइफ पर्पस, इंडिविजुअल फोकस ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट, फैमिली, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एथिक्स बिहेवियर एट वर्क प्लेस, कोड ऑफ एथिक्स शुड बी फॉलोड इन वर्क प्लेस, अवॉइड डिस्कसिंग पर्सनल मैटर विद कस्टमर एंड मीटिंग देम आउटसाइड द वर्क प्लेस, नो गिफ्ट फेवर शुड बी एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड। दोस्तों काउज और रेमेडीज़ के अनएथिकल बिहेवियर का, काउज के अंदर दोस्तों नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोड ऑफ एथिक्स मैनुअल, लैक ऑफ फियर ऑफ एक्शन। फिर दोस्तों अनरियलिस्टिक टारगेट, दीज आर द काउजेज। एंड कॉमन एथिकल प्रैक्टिस क्या है, एब्यूज ऑफ ऑफिशियल ईमेल, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, पर्सनल हैबिट, डेटा लीकेज, हेल्पिंग फ्रेंड, सोशल डिवीजन, ये सब इसका है। ईमेल नॉर्म्स इन वर्क प्लेस क्या है दोस्तों, एक बैंक रिवाइज करती है अपनी कोड ऑफ एथिक्स को ताकि इंक्लूड करे ईमेल नॉर्म्स आफ्टर एम्प्लॉय मिसकंडक्ट। प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेनी प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट। इंपॉर्टेंस क्या है एथिकल कंडक्ट का बैंकिंग में, एथिकल कंडक्ट जरूरी होता है बैंकर को ताकि प्रिवेंट कर सके मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड स्कैंडल्स। दोस्तों विसल ब्लोअर पॉलिसी क्या है, विसल ब्लोअर पॉलिसी जो है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए बहुत लाया गया अंडर द पर्व्यू ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन 2004। RBI ने प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम लाया प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक के 2007 में। ये स्कीम कवर करता है कंप्लेंट ऑफ करप्शन, मिसयूज ऑफ ऑफिस, क्रिमिनल ऑफेंस, सस्पेक्टेड एक्चुअल फ्रॉड। विसल ब्लोअर पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में कैसे है दोस्तों। फिर दोस्तों बताया जा रहा है विसल ब्लोअर लॉ क्या है, भारत में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन 2011 प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके एलिट करप्शन को। क्या काउज है एथिकल बिहेवियर का बैंकिंग में, तो मेजर काउज है दोस्तों कि लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एथिक्स, फियर ऑफ एक्शन, अनरियलिस्टिक टारगेट। यूनिट 55 दोस्तों ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के बताया जा रहा है आईटी कैसे है बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल क्या क्या है हमारे पास, जैसे ये जरूरी है दोस्तों कस्टमर इंटरेक्शन के लिए। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, बैंक ऑफर करती है सर्विस फॉर ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेसिबल इन पर्सनल कंप्यूटर, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, फिनटेक और रेगटेक क्या है। फिर दोस्तों लास्ट स्लाइड में देखा जा रहा है कि आईटी का यूज़ क्या है बैंकिंग में और फाइनेंशियल सर्विस में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट एंड प्रॉपर्टी राइट, आईटी इनेबल्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बेटर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्क कंट्रोल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवाइडेड इनटू पेटेंट एंड कॉपीराइट। फिर दोस्तों नो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल इंपॉर्टेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, नीड फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरनल अवेयरनेस एंड पॉलिसी फॉर डेटा प्राइवेसी। फिनटेक और रेगटेक को यूज़ किया जाता है डिलीवरी और रेगुलेटरी कंप्लाइंस के लिए। फिनटेक कंपनी को ड्राफ्ट करना पड़ेगा एप्रोप्रिएट गाइडलाइन फॉर फ्रॉड। RBI इनेबल करता है फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। So this was complete revision of the entire units. So hopefully you enjoyed the lesson. If you enjoyed the lesson, if you want such type of PDF, kindly WhatsApp your number shown on the screen. Do join our Telegram channel. Daily we are posting quizzes based on the JIB topics. Do join the Telegram channel and do join the WhatsApp group also. All the link are in the description section. If you want quick revision session for rest of the module, you can get by clicking on the description section. धन्यवाद.